आँखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सावरे, आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जब बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तू ही मुस्काए, मन में तू ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे। मन में तू ही मुस्काए, मन में तू ही मुस्काए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। हिंदी पेडागॉगी यानी हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र चला रहे थे, उसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 भाषा के कार्य। आप सभी को पता है कि भाषा जो होती है उसका भी कुछ ना कुछ कार्य होते हैं। तो भाषा के कार्य को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहले भाषा जो होते हैं उसके कुछ कौशल होते हैं। कौन कौन कौशल होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चिंतन करना भी उसमें शामिल होते हैं। और भाषा जो होते हैं वो हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। यानी अनौपचारिक को इंग्लिश में इनफॉर्मल और औपचारिक को फॉर्मल कहा जाता है। देखिएगा, अनौपचारिक भाषा वह भाषा होती है जिसे बोलने के लिए हमें किसी भी प्रकार की चिंतन या सोच समझ की जरूरत नहीं होती है। यानी जो भी हमारे मन में आता है वो हम सामने वाले के सामने व्यक्त कर देते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की ताम झाम की जरूरत नहीं होती, ऊपरी मेकअप की जरूरत नहीं होती है, वह अनौपचारिक होता है। जैसे अगर आपको घर पर अपने माता पिता से बात करना है तो क्या आप कोट पैंट लगाकर बात करेंगे? जिस प्रकार से आप बैठे हुए हैं, जिस रूप में है, जिस आप पोशाक में है, उसी पोशाक में आप बातें करते हैं। तो घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, पड़ोस के साथ, समाज के साथ जिस लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं वह आपका अनौपचारिक भाषा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक भाषा हम उन व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं जिनके साथ हम हंसी मजाक करते हैं। औपचारिक भाषा जो होती है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिसमें हमें ताम झाम की जरूरत होती है। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप एक विशेष प्रकार के ड्रेस लगा के जाते हैं, एक विशेष प्रकार की आवाज का प्रयोग करते हैं, नहीं, जिसमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मानक होते हैं। वह जैसे स्कूल में ऐसा तो नहीं कि आप घर पर जो बातें करते हैं अपने बहनों के साथ, भाई के साथ, वही वहां भी प्रयोग करेंगे। कार्यालय, उसके बाद सरकारी कामकाज, यानी सिंपल कह कि पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं औपचारिक भाषा। भाषा शिक्षक के कार्य, पहला देखिएगा, शिक्षक आदर्श भाषा का प्रयोग। इसका मतलब है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। यदि बच्चे का जो है वह भाषा आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक शिक्षक को अपने वाणी पर एक अच्छे शब्द का प्रयोग का अभ्यास करना चाहिए और बच्चों के सामने उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे के लिए अनुकूल और अच्छा हो। दूसरा, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ना कि आप एकदम से स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करें जो कि बच्चे की समझ से बाहर हो जाए। तीसरा, बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित, यानी भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगला पॉइंट है भाषा के विविध स्वरूप। भाषा शिक्षक को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। और पांचवा है समग्रतावादी दृष्टिकोण, यानी भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण रखे। तो ये था हमारा आज का थर्ड पार्ट। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ओ मिलने से डरता है दिल, इकरार हो न जाए,
ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज़्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी हिंदी अध्ययन पेडागोगी जो चल रहा है, उसका आज हम चैप्टर 4 लेकर आपके पास आए हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल केवल आपको समझना है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। यानी आप सभी को पता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो व्याकरण नहीं सीखते हैं, बल्कि वो आसपास के माहौल से, उस वातावरण से, उस भाषा जो बोली जाती है उसका अनुकरण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है, बच्चे जो होते हैं अपने आवाज को, अपनी भाषा को एक सिस्टमेटिक ढंग प्रदान करता है और वह व्याकरण के माध्यम से शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्याकरण का क्या रोल है, तो उसका रोल यही है कि आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखा देता है। दूसरी बात, पहले भाषा एवं फिर व्याकरण का विकास होता है। आप सभी को पता है कि पहले बच्चा जो होता है से आसपास के सामाजिक वातावरण से, माता पिता से अपनी बातों को व्यक्त करने से पहले वो उसका अनुकरण करता है, और अनुकरण करने के बाद वह फिर जब भाषा बोलना जानता है हल्का फुल्का, तो उसके बाद व्याकरण का विकास होते चला जाता है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्यों व्याकरण की शिक्षा देते हैं? तो उसका पहला है कि शुद्ध भाषा प्रयोग में रुचि जगे। हम व्याकरण शिक्षण इसीलिए करवाते हैं कि बच्चे जो है शुद्ध भाषा प्रयोग में रुचि जग जाए और वह अपने व्याकरण के दृष्टिकोण से हर शब्दों का प्रयोग करे। रचनात्मक लेखन में सहायक, चूंकि आपके व्याकरण का ज्ञान है तो वो जब भी बच्चा कुछ लिखेगा तो उसमें व्याकरण का प्रयोग करते, एक रचनात्मकता, एक क्रियात्मकता, एक क्रिएटिविटी का प्रयोग करेगा। भाषा के गुण दोष की परख, आप कैसे जानेंगे कि बच्चे जो बोल रहे हैं, जो व्यक्त कर रहे हैं, वह भाषा के दृष्टिकोण से सही है गलत? तो इन सब में व्याकरण की अहम रोल होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप किसी बच्चे को भाषा सिखाना चाहते हैं तो आप प्रथम स्तर पर ही, यानी प्रथम दिन से ही अगर उस बच्चे को घर में व्याकरण की बातें की जाए तो फिर वह जो होगा, बच्चा भाषा भी नहीं सीख पाएगा और व्याकरण का अच्छे से नॉलेज भी नहीं ले पाएगा। दूसरी बात समझिएगा, जरूरी नहीं कि अच्छे भाषा जानने वाले अच्छे व्याकरण के ज्ञाता हो और अच्छे व्याकरण जानने वाले अच्छे भाषा का प्रयोग करने वाले हो सकता है कि दोनों भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो भाषा की शुद्धता की परख करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। आप सभी को पता है कि व्याकरण जब सिखाए जाते तो उसमें सबसे जो छोटे वर्ण होते हैं, अगर हम हिंदी की बात करें तो सबसे छोटा जो वर्ण होता है वह अ से शुरू होता है और ज्ञ तक जाके समाप्त हो जाती है। यानी जो वर्णों का समूह होता है, जिससे वर्णमाला बनता है, उसी वर्णमाला में जो हमारे अक्षर होते हैं उसी को मिला के शब्द बनाए जाते हैं। शब्द से हमारा एक वाक्य बनाया जाता है, वाक्य से एक पैसेज का निर्माण करते हैं। उसके बाद लंबी लंबी कहानियां या जो चीजें लिखनी होती है वह पैराग्राफ के रूप में हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस तरीके से व्याकरण शिक्षण में आपके जो होते हैं वह काफी महत्वपूर्ण होते हैं, किसमें? भाषा सीखने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको व्याकरण से संबंधित जो बातें मैंने बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। उसके बाद आप बेल आइकन दबाएंगे और ऑल पर प्रेस कर देंगे। जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। हिंदी शिक्षण शास्त्र के अध्ययन हम लोग आज करेंगे चैप्टर 5, भाषा विविधता वाले कक्षा की समस्याएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो भाषा विविधता वाली कक्षाएं होती है उसमें किस प्रकार की समस्याएं आती है। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करें कि जो हमारा कक्षा होता है उस कक्षा में क्या होते हैं कि उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा, 4 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना जो हमारी शिक्षण व्यवस्था होती है वो अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। दूसरी बात समझिएगा, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप में एक शिक्षक का गुण तो होना ही चाहिए और प्लस आप में रुचि भी होना चाहिए, ताकि आप जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। ऐसा नहीं कि आपके पास
टीचर बनने के लिए डिग्री तो है, लेकिन आपका मन जो है वह सीखने की ओर अग्रसर नहीं रहता है, तो फिर यह आप फायदेमंद नहीं होगा बच्चे के लिए और देश के लिए। तो शिक्षक बनने से पहले सबसे पहले यह देखें कि आपकी रुचि है कि नहीं, क्या आपको लर्निंग करने की, सीखने की, अधिगम करने की क्षमता है या नहीं। अब सवाल उठता है कि जब हम लोगों को ये क्षमता आ जाती है तो उसके बाद भाषा विविधता वाली कक्षा की समस्या पर बात करेंगे। आप सभी को पता ही होता है कि जब भाषा विविधता यानी किसी कक्षा में मान लीजिए कि अलग अलग परिवेश के बच्चे रहते हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या आपकी समस्याएं हो सकती है। तो पहला समस्या जो शिक्षक के स्तर पर हो सकता है, दूसरा शिक्षण के स्तर पर, तीसरा विद्यार्थियों के स्तर पर हो सकता है। तो शिक्षक के स्तर पर क्या समस्या आएगी उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अगर ना हो, मान लीजिए कि बहुत सारे भाषा परिवेश वाले, भाषा विविधता वाले कक्षाएं हैं और उसमें आप शिक्षक हैं, और अगर आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हो तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव हो तो भी वो समस्या का कारण बन सकता है। विषय का समुचित ज्ञान न हो तब भी, और शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों का पालन अगर नहीं किया जा रहा तब भी वह शिक्षक के स्तर पर वह समस्या उत्पन्न करेगी। दूसरा है शिक्षण के स्तर पर। अच्छा, शिक्षण के स्तर में क्या होगा कि शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय के साधन सहयोग ना मिल रहे हो, जैसे आप देख सकते हैं उसमें कि संसाधनों की अगर कमी होगी, जैसे अगर श्यामपट्ट नहीं होगा, चौक नहीं होगा, प्रोजेक्टर नहीं होगा, स्मार्ट क्लास नहीं होगा, तो फिर जो है आपका भाषा विविधता वाले कक्षाओं में समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी स्तर पर 40 पर 1 शिक्षक की जरूरत होती है, अगर उस 40 के अनुपात को बढ़ा दिया जाए तो भी समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। सही अगर मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो भी स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद मूल्यांकन हो जाने के बाद भी अगर आप उसकी कमी को उजागर नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी समस्याएं कक्षा में बढ़ जाएगी। और तीसरा है शिक्षार्थियों के स्तर पर। शिक्षार्थियों के स्तर पर कक्षा में बहुभाषा में बच्चों का होना, बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री का न होना, पारिवारिक वातावरण का भाषा शिक्षण के अनुकूल ना होना, भाषाई कौशल में पठन लेखन ठीक न होना और शारीरिक कष्ट होना, ये सारी जो है चीज़ें वह भाषा विविधता वाले कक्षा की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और बस इसमें इतना ही हम बताएंगे, और आगे वाले वीडियो में आप फिर इंतजार करें, हम चैप्टर 6 से लेकर आएंगे, पार्ट 6 से लेकर आएंगे। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन दबाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।